हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और इस सेशन में आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न, और ये 50 प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन के साथ रहेंगे आपकी आगामी परीक्षा के लिए। सभी प्रश्नों को आप धैर्य के साथ अंत तक देखें। और स्टार्ट करेंगे हिंदी के प्रश्न से। देखिए, हिंदी का पहला प्रश्न है कि निम्न में से मानक हिंदी का आधार क्या है। ए ऑप्शन है अपभ्रंश, बी है पूर्वीय हिंदी, सी है परिनिष्ठित हिंदी, डी है खड़ी बोली। तो देखिए, मानक हिंदी का जो आधार है वह खड़ी बोली को माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, खड़ी बोली। दूसरा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। ए ऑप्शन कक्षा, बी प्रत्येक, सी प्राण और डी आंसू। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है। देखिए, प्रत्येक जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। ए ऑप्शन है कुछ, बी है वह, सी है जो, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वह आपका होगा जो। ठीक है। चौथा प्रश्न है, प्रिय विशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है। अंत्य विशेषण, सामान्य विशेषण, ब्राह्म्य विशेषण और असामान्य विशेषण। आंसर ए राइट होगा, अंतर विशेषण कहा है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा बताएंगे कौन सा है। फूंक फूंक कर पैर रखना, पौ बारह होना, पानी फेर देना या पैरों पर खड़ा होना। देखिए, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा होगा पैरों पर खड़ा होना। प्रश्न संख्या 6, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी या कुशीनगर। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक गांव है वहां पर हुआ था। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और इन्हें लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा होती है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या लाल और पीली मृदा। आंसर इसमें राइट होगा ए। देखिए, जलोढ़ मृदा। चोस और ड्यूअर्स जैसे गिरिपद मैदानों में जलोढ़ मृदा होती है। नदियों द्वारा बहते हुए जल द्वारा बहकर लाई गई मृदा जलोढ़ मृदा कहलाती है। आठवां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ए ऑप्शन है असम, बी है आपका कर्नाटक, सी केरल, डी मिजोरम। आंसर राइट होगा सी। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। कर्नाटक कॉफी के लिए, असम चाय के लिए और उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। नवा प्रश्न, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। आंसर इसमें राइट होगा ए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस वायुमंडल की ओजोन परत को अपघटित करती है। ये एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के परमाणुओं से बनता है। CFC गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। भाई, सेशन को आप लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम हर दिन आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट तैयार करते हैं। तो प्लीज़ आप इसे शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। तो देखिए, 10वां प्रश्न है, 1869 में खालिस्तानी नहर के खुलने के भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। पनामा, कील, सुएज या बोल्गा झील। आंसर राइट होगा सी। सुएज नहर को वर्ष 1869 में खोला गया था तथा इससे भारत एवं यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। सुएज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर से भूमध्य सागर को रिहंद महासागर से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूदा जल संधि को खालिस्तानी कहा जाता है। मलक्का जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, सुंदा जलडमरू मध्य, मलुक्कू कुंडू। तो आंसर राइट होगा इसमें बी।
तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच स्थित जल संधि को पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। 12वां प्रश्न निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं? पवन ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम या ज्वार शक्ति। आंसर राइट होगा इसमें बताएंगे ए और बी दोनों, ए डी दोनों, ए सी डी दोनों या बी डी दोनों। आंसर गैस करेंगे। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वो आपके ऑप्शन बी राइट होगा, ए और डी दोनों। देखिए परंपरागत ऊर्जा के स्रोत आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि सभी आते हैं ये गैर परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत। 13वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति से मौलिक परिवर्तन आया था? कृषि, शिक्षा, जन स्वास्थ्य या तकनीकी शिक्षा। आंसर बी राइट होगा, शिक्षा के क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया था। 1813 के अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर बल दिया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया तथा इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने पर सहमति बनी हुई थी। प्रश्न संख्या 14 है, छठी सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड, अवध, अंग या अवंती। आंसर ए राइट होगा, छठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को चेदी कहा जाता था। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी हुआ है। महाभारत कालीन शिशुपाल यहाँ के राजा थे। अगला प्रश्न है, तप्तद्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ज्वालामुखी विस्फोट से बना द्वीप, गर्म क्षेत्र के द्वीप, उष्ण महासागर, ताप शक्ति संयंत्र से घिरा क्षेत्र। सी ऑप्शन राइट होगा, तप्तद्वीप शब्द उष्ण महासागर से संबंध रखता है। महानगरों में हीट आइलैंड ऐसे महानगरीय क्षेत्र को कहा जाता है जो मानवीय गतिविधियों के कारण अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में गर्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था? ये ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है मोहम्मद बिन कासिम, डी है मोहम्मद गौरी। चलिए सही आंसर गैस करेंगे। देखिए सी ऑप्शन राइट होगा, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करने के बाद हुआ। मोहम्मद गजनी मध्य अफगानिस्तान में गजनबी राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था। इब्राहिम लोदी एक अफगानी था जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। 12वीं शताब्दी का शासक मोहम्मद गौरी अफगान का सेनापति था। प्रश्न संख्या 17, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रेंच या मुगल। आंसर भी राइट होगा, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी अंग्रेज थे। सबसे पहले ये भारत में व्यापारिक उद्देश्य से आए थे, परंतु भारत की बिगड़ती स्थिति का लाभ उठाकर राजनैतिक सत्ता स्थापित करने में सफल रहे और इन्होंने ये उपनिवेश स्थापित कर लिया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ये ऑप्शन है बैरन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है जॉर्ज वॉटसन, डी है विलियम जॉर्ज वॉकर। आंसर ए राइट होगा, बैरन हेस्टिंग्स। देखिए लॉर्ड मिंटो 31 जुलाई 1807 ईस्वी से 4 अक्टूबर 1813 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। इनके शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी को पारित हुआ था। जॉर्ज वॉटसन एडमिरल जॉर्ज विल्स वॉटसन वर्ष 1827 से 1897 के मध्य एक रॉयल नेवी अधिकारी थे। विलियम जॉर्ज वॉकर एक वरिष्ठ जो है ब्रिटिश सेना अधिकारी थे और वे विक्टोरिया क्रॉस के एक प्राप्तकर्ता भी थे। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? केन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या कल्याणी नदी। आंसर डी राइट होगा, यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, क्योंकि चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन कल्याणी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है।
20वां प्रश्न, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, मंगल, प्लेटो या जुपिटर? आंसर ही राइट होगा, वरुण। नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ग्रह को भी नीला ग्रह कहा जाता है। वरुण ग्रह का हल्का नीला रंग उसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण होता है। 21वां प्रश्न, खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो वह जो राष्ट्रीय उद्यान है सी है काजीरंगा उद्यान। ठीक है। अगला प्रश्न है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? जवाहर राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनिगल नरसिंह राव? आंसर डी राइट होगा, BN राव को पूरा नाम बेनिगल नरसिंह राव था, जिन्होंने वर्ष 1948 में संविधान के प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था। ये संविधान सभा के सलाहकार भी थे। नंदलाल बोस ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे तथा इन्होंने संविधान की मूल प्राप्ति का डिजाइन भी तैयार किया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये प्रसिद्ध शिक्षाविद, चिंतक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। जवाहर राम मनोहर सिंह ये एक चित्रकार थे जिन्होंने भारत के संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में चित्रण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? गर्म शीतोष्ण, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र या गर्म क्षेत्र? आंसर राइट होगा ए, गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र है। यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इन क्षेत्रों में तापांतर निम्न होता है। 24वां प्रश्न, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? नमामि गंगे, पोलावरम प्रोजेक्ट, गंगा मंथन या कल्पसर प्रोजेक्ट? आंसर ए राइट होगा, नमामि गंगे नामक परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है जिसका उद्देश्य गंगा नदी को स्वच्छ बनाना। ये योजना 7 जुलाई 2016 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड वेल्सली, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड मिंटो? आंसर सी राइट होगा। भारत में अंग्रेजों के समय सबसे पहले भू राजस्व प्रबंध 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने के साथ किया, जिसमें जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया था, परंतु इस व्यवस्था को वास्तविक रूप एवं व्यावहारिक रूप में लाने का श्रेय कॉर्नवालिस के उत्तरवर्ती गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सली को दिया जाता है। 26वां प्रश्न, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? सिक्किम, कर्नाटक, केरल या असम? आंसर ही राइट होगा, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है, जबकि जैविक कृषि ये विधि है जिसमें संश्लेषित उर्वरकों का प्रयोग न्यूनतम रूप से किया जाता है। इस विधि में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बचाए रखने के लिए उसमें हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 2021 से 22 में जैविक खेतों का आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न है, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? पेड्रो ओलावेरेस कैम्बल, अल्फांसो डी अल्बोर, वास्को डी गामा या नूनो दा कुन्ना? आंसर बी राइट होगा। देखिए, पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुर्क थे। इन्होंने 1509 में भारत के गवर्नर के रूप में अल्मोड़ा में जगह ली। 1519 में इन्होंने बीजापुर के सुल्तान को हराकर गोवा पर कब्जा कर लिया। पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? पंपास, विषुवत रेखी प्रदेश, सहारा या कालाहारी? आंसर बी राइट होगा, अफ्रीका के विषुवत रेखी प्रदेशों में पाए जाने वाली प्रमुख जनजाति पिग्मी है। इनकी लंबाई कम, नाक चपटी तथा बाल घुंघराले होते हैं। इनकी जातियों का औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। 29वां प्रश्न, वह अधिकतम अवधि जब तक कि कोई केंद्रीय मंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी पद पर बना रह सकता है? तो आंसर सी राइट होगा। देखिए, अनुच्छेद 75 में यह वर्णन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकता है। 30वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? आर्टिकल 13, 14, 15 या 16? तो बी ऑप्शन राइट होगा, आर्टिकल 14। 31वां प्रश्न है, पूना समझौता 1932 ईस्वी में इनके मध्य का एक करार था? अम्बेडकर गांधी, गांधी नेहरू, अम्बेडकर सरदार, अम्बेडकर नेहरू?
तो आंसर इसमें राइट होगा ए। पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच एक समझौता था जो दलित वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। ये समझौता गांधी जी के आमरण अनशन के जवाब में हुआ था, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की थी, जिसका अम्बेडकर ने विरोध किया था। 32वां प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में पराजित किया था। ये लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस से नहीं है, क्योंकि वे अवरक्त विकिरण को अवशोषित नहीं करती। मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रेट्स ऑक्साइड और ओजोन शामिल है। अगला प्रश्न है, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या यूक्रेन? सी ऑप्शन राइट। माउंट एवरेस्ट यूरोप के उच्चतम पर्वत चोटियों में से एक है। ये रूस में स्थित है, जो जॉर्जिया की सीमा के ठीक उत्तर में काकेसास पर्वतमाला में है। ये एक प्राचीन ज्वालामुखी है, जिसकी पश्चिमी चोटी 5642 मीटर 18,510 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बी ऑप्शन राइट। नूनिज ने उल्लेख किया कि विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती सहित शारीरिक गतिविधियों में कुशल थीं, जो शारीरिक खेलों में उनकी सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, खादर और भांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लैटराइट मिट्टी? देखिए खादर और भांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। खादर नई जलोढ़ मिट्टी है जो हर साल बाढ़ के साथ आती है, बहुत उपजाऊ होती है, जबकि भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है जो ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है और कम उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर को, 24 जनवरी को, 24 दिसंबर को या 24 अप्रैल को? देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? पत्रकारिता, सिने कला, खेल, संपादकीय, साहित्य संबंधी लेखन? तो आंसर ए राइट हो जाता है इसमें। देखिए गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो पत्रकारिता, विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। ये पुरस्कार विश्व समाचार पत्र संघ, बैन और इफ्रा द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसमें फ्रांसीसी की मदद मांगी थी? संभाजी, शिवाजी, हैदर अली या टीपू सुल्तान? तो डी ऑप्शन राइट, टीपू सुल्तान। 40वां प्रश्न, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है, इनमें से कौन सा एक राज्य 5 में से नहीं है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या छत्तीसगढ़? तो सी ऑप्शन राइट। भारतीय मानक मेरिडियन जिन 5 राज्यों से होकर गुजरता है उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। बिहार राज्य से नहीं गुजरता है। 41वां प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में शुरुआत में करवाया था और इसे दिल्ली के लाल किले के दीवान खास में रखा गया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या कोतवाल? आंसर डी राइट होगा। मुगल काल में बड़े शहरों में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, आपराधिक मामलों की जांच करने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थे। ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए फौजदार की तैनाती की जाती थी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडल आयोग की नियुक्ति किया गया था? 1917, 1924, 1936 या 1906? तो ए ऑप्शन राइट। विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सैडल आयोग को
में नियुक्त किया गया था। ये आयोग मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिशें पूरे भारतीय विश्वविद्यालयों पर पूरा लागू होती थी और इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक के संपूर्ण क्षेत्र की समीक्षा की गई थी। 44वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 जनवरी, 24 दिसंबर या 24 अप्रैल को? सी ऑप्शन राइट। हर वर्ष 24 दिसंबर को एक विशिष्ट विषय के रूप में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था? लाहौर, सरहिंद, कन्नौज या काबुल? सी ऑप्शन राइट। हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर को पंजाब के कलानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी और उस समय अकबर पंजाब में थे। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या बहादुर शाह प्रथम? आंसर ए राइट होगा। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और लाल किले की स्थापना शाहजहां ने की थी। मयूर सिंहासन शाहजहां ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया था। इसे दिल्ली के लाल किला के दीवाने खास में रखा गया था। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? देखिए, पालघाट दर्रा भारत के केरल राज्य में स्थित है। ये मध्य पूर्व में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। कालीकट तिरचूर से कोयम्बटूर इंदौर के रेलवे सड़क और सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न, नीति दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? तो आंसर सी राइट होगा। उत्तराखंड में देखिए कुमायूं श्रेणी में स्थित है। 5389 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी मानसरोवर झील व कैलाश घाटी जाने का रास्ता खुलता है। अगला प्रश्न है, जो मिट्टी जल द्वारा बहकर दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे कौन सी मिट्टी कहा जाता है? सैल, मालवा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बहत मिट्टी या बतौड़ मिट्टी? आंसर बी राइट होगा, जलोढ़ मिट्टी। 50वां प्रश्न है, फरक्का परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है? बेतवा नदी, तापी नदी, गंगा नदी या कावेरी नदी? आंसर सी राइट होगा, गंगा नदी। तो देखिए, इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं